हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लुसेंट स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 10th का हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कि हम लोग ज्योग्राफी यानी कि भूगोल और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र और पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या स्टार्ट किए हैं, तो यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास लेसन 1 है। अब देखिए, बिना बकवास किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही शेयर जरूर कर दें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तब, और नहीं लगे तो कुछ मत करें। देखिए, हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ चुका है विस्तार से। पिछले वीडियो में जो पढ़ा था हम लोगों ने, इटली के एकीकरण की समस्याएं क्या थी, बाधाएं क्या थी। अब इस वीडियो में हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेंगे हम लोग कि इटली के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब भाई, इटली का एकीकरण होगा तो किसी न किसी का योगदान तो जरूर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा भारत को आज़ाद कराने में बहुत सारे महापुरुषों ने बलिदान दिया, और एक हमारे महापुरुष जिनका फोटो हमारे नोट पर रहता है, जिन्हें हम लोग बापू के नाम से जानते हैं, हमारे देश के बापू महात्मा गांधी, जिनका फोटो जो है नोट पे लगा होता है, पैसे रुपए पे होता है उनका फोटो। तो इसी प्रकार इटली के एकीकरण में भी 3 लोग का महत्वपूर्ण भूमिका था। पहला मेजनी, दूसरा काउंट काबूर, तीसरा गैरीबाल्डी। इन तीनों के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। किस प्रकार मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी, इन तीनों ने अपने योगदानों से इटली को कैसे एकीकरण किया। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, इटली के राजधानी रोम पर, हम लोग जानते हैं कि इटली की राजधानी रोम है। इटली के राजधानी रोम पर पोप का प्रभाव था, यानी कि रोम पर किसका प्रभाव था? पोप पर। देखिए, पोप पर इटली की राजधानी रोम पर पोप अपना प्रभाव जमाए हुए था। अब वो अपना प्रभाव जो था जमाए हुए था। अब देखिए, पोप क्या चाहता था? यह चाहता था कि इसका एकीकरण स्वयं इसके नेतृत्व में धार्मिक की दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। अब देखिए, अब पोप चाहता है कि देखो इटली, तुम एकीकरण करो, लेकिन तुम धार्मिक दृष्टिकोण से करो, यानी कि धर्म के आधार पर तुम एकीकरण करो। देखिए भाई, धर्म के कोई भी अगर धर्म के आधार पर एकीकरण करते हैं तो इसमें भी बहुत सारी समस्याएं और बाधाएं आ सकती हैं। इसीलिए अब देखिए, वो नहीं चाहता था कि शासकों के दृष्टिकोण में इटली का एकीकरण हो। वो चाहता था कि धर्म के दृष्टिकोण, यानी कि धर्म के आधार पर इटली का एकीकरण हो। आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये पोप का मतलब कहना था कि ऐसे नहीं एकीकरण, ऐसे एकीकरण हो। चलिए, 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। अब देखिए, ज्यादा बकवास नहीं करना है। 19वीं सदी किसे कहेंगे? तो 19वीं सदी मतलब 100 साल पीछे चलिए, आ जाएगा 18वीं सदी। तो देखिए, अब 19वीं सदी किसे कहेंगे? सदी मतलब 100 साल होता है, तो 100 साल हम लोग पीछे ही ना जाएंगे, आगे थोड़ी जाएंगे। 19वीं सदी यानी कि 1800 से 1900 के बीच में 19वीं सदी, 1700 से 1800 के बीच 18वीं सदी, 1600 से 1700 के बीच 1600 से 1700 के बीच 17वीं सदी, यानी कि ऐसे ही होता है। तो 19वीं सदी किसे कहेंगे? 1800 से 1900 के बीच की अवधि को हम लोग क्या कहेंगे? सदी कहेंगे। देखिए, 19वीं सदी, सॉरी, 1800 से 1900 के बीच को हम लोग क्या कहेंगे? 19वीं सदी कहेंगे, इस अवधि को। तो देखिए, अब कह रहा है कि 19वीं सदी के आरंभ से, यानी कि 1800 ईस्वी जब उसका आरंभ हुआ, यानी कि 1800 कुछ में
और 19वीं सदी के आरंभ से ही, तो 1800 से 1900 के बीच ये अवधि को क्या कहेंगे, 19वीं सदी। तो 1800 कुछ के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। विकास बोले तो आगे बढ़ रहा था, ठीक है। अब देखिए, अब तक फ्रांस में जितनी भी घटनाएं हुई थी उनका प्रभाव जहां स्पष्ट रूप से, यानी यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा था। देखिए अब इसका हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या हो रहा है। अब अभी क्या मतलब है भाई, अब बताइए। कह रहा है कि फ्रांस में जितने भी घटनाएं हुई थी, कौन सी घटनाएं हुई थी भाई, 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट, याद कुछ आप लोगों को आ रहा है। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके बाद फिर क्रांति हुई 1830 ईस्वी की क्रांति, उसके बाद क्रांति हुई 1848 ईस्वी। अब बताइए, फ्रांस में इतने क्रांति हुआ कि उससे इटली भी अछूता ना रहा, इटली पे भी खूब प्रभाव रहा। देखिए अब तक फ्रांस में जितने भी घटनाएं हुई उनका प्रभाव यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा था। बहुत सारी फ्रांस में घटनाएं हुई। अब देखिए बगल में, देखिए आजकल का ये हो गया है कि बगल में देख, अगर कोई चीज़ अगर आ रहा है सामान तो उस बगल वाला उसका देख के जलेगा, तो जलेगा तो ऐसे ही से उसके घर में भी आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ। फ्रांस में जब क्रांति की लहर दौड़ी, फ्रांस में भी बहुत सारी घटनाएं हुई, तो इटली भी उससे अछूता ना रहा। इटली भी अब समझने लगा कि हमको भी अब क्रांति करनी चाहिए। बगल में कोई नया नया कपड़ा पहनता है तो हमको भी मन करता है कि हम भी नया नया कपड़ा पहने। तो उसी प्रकार यहाँ पर इटली क्या किया, फ्रांस को देखकर प्रभावित हुआ और यह भी सोचा कि हम लोग भी अब क्या करेंगे, अब हम लोग आंदोलन करेंगे और इटली का एकीकरण करेंगे। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छा विचार है। देखा देखी उतना ही करना चाहिए, मतलब लिमिट में, लेकिन करना चाहिए। लिमिट से बाहर जाइएगा तो दिक्कत हो सकता है। तो देखिए इटली लिमिट में ही कर रहा था। अब देखिए, अब तक फ्रांस में जितनी भी घटनाएं हुई थी उनका प्रभाव यहाँ स्पष्ट रूप से दिख रहा था। माइंड को फ्रेश करके सुनिए, हम माइंड को फ्रेश करके आप लोग को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली में नए विचार तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिए। इसका मतलब भी समझाएंगे। अब एग्जाम्पल के तौर से आप लोग को सब समझाएंगे ताकि आपके माइंड में सेटअप हो जाए। देखिए अब कह रहा है कि नेपोलियन के सैन्य अभियान, नेपोलियन जो था वो अपने सैनिकों को भी रखा होगा, ठीक है। तो नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली में नए विचार, देखिए यहाँ पर अभियानों ने इटली में नए विचार तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखिए अब नेपोलियन जो था उसके पास सैन्य शक्ति भी होगा, सेना भी होगा। तो सेना ने कुछ अभियान लाए, तो उस अभियान ने इटली में नए विचार उत्पन्न किए और इटली के एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई। अब देखिए, अप्रत्यक्ष किसे कहेंगे, आप किसी गरीब को सामने से पैसे देते हैं, ठीक है, तो वो जान जाता है कि पैसा आप दिए हैं। कुछ लोग भी देखते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से आप पैसे दिए। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे, किसी के द्वारा आप उस पैसे भिजवा दिए उसे, यानी गरीबों को किसी के द्वारा पैसे भिजवा दिए और गरीब को मालूम नहीं है कि ये पैसे किसने दिए, लेकिन ये मालूम है कि गरीब को पैसे ये किसी ने दिया है। गरीब को ये मालूम है कि पैसे किसी ने दिया है, लेकिन ये मालूम नहीं है किसी ने भिजवाया है। तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है दिखाकर कोई कार्य को करना। अप्रत्यक्ष का मतलब दिखा कर नहीं, लेकिन वो काम को वही काम करेंगे। गरीब को पैसा दिखा कर देंगे और एक है कि बिना दिखाए देंगे, तो यह हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप। तो देखिए, नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली में नए विचार और एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, दिखा कर नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे चलिए, इटली के विजय के बाद नेपोलियन इसे 3 गणराज्य में बांट दिए। अब देखिए, इटली का जब विजय हुआ, ठीक है, तो इटली के विजय के बाद, यानी कि पराजय का मतलब क्या होता है, हार, विजय का मतलब जीत। तो इटली की जब जीत हुई उसके बाद नेपोलियन इसे 3 गणराज्यों में बांटा।
कौन कौन सा गणराज्य, तो इटली को 3 गणराज्यों में बांटा। पहला देखिए, पहला हो जाएगा सिस्पाइन गणराज्य, दूसरा हो जाएगा लिगुलियन गणराज्य, तीसरा हो जाएगा ट्रांसपेडेन गणराज्य। पहला सिस्पाइन गणराज्य। अगर पूछ दे कि इटली के विजय के बाद नेपोलियन ने इसे कितने गणराज्यों में बांटा, उसके नाम बताएं, तो आप क्या कहिएगा, 3 गणराज्यों में। और नाम बताएं तो सिस्पाइन गणराज्य, दूसरा हो जाएगा लिगुलियन गणराज्य, तीसरा हो जाएगा ट्रांसपेडेन गणराज्य। तो चलिए तो हम लोग आगे के टॉपिक को देखते हैं। तो आगे हम लोग क्या देखने वाले थे, तो देखिए आगे की अगर बात करें तो नेपोलियन ने यातायात साधनों को दुरुस्त किया। अब देखिए यातायात क्या साधन है, हमें कहीं जाना है, आना जाना, तो उसके लिए साधन ही, यानी कि आने जाने के साधन को भी इसने दुरुस्त किया। समझ में आ रहा है आप लोग को, आने जाने के साधन को भी दुरुस्त किया। इसी को हम लोग यातायात साधन बोलते हैं। देखिए आगे देखिए, इसने संपूर्ण क्षेत्र में एक शासन लागू किया। इसके बाद 2 राज्यों का एकीकरण किया गया। देखिए इसने संपूर्ण क्षेत्रों में एक शासन लागू किया। देखिए अगर अलग अलग शासन अगर हम लोग लागू करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। एक ही शासन अगर लागू कर दिया जाए तो सबको समान अधिकार मिल जाए। देखिए तो इसने संपूर्ण क्षेत्र में एक शासन लागू किया। इसके बाद 2 राज्यों का एकीकरण किया गया। देखिए पिडमाउंट प्लस सार्डिनिया, यानी कि सार्डिनिया और पिडमाउंट को क्या कर दिया गया, एकीकरण कर दिया गया। इस प्रकार धीरे धीरे इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। देखिए अब बताइए, हम लोग जानते हैं कि इटली जो है वो कई छोटे बड़े राज्यों में विखंडित था, खंडित था। तो इटली कई छोटे बड़े राज्यों में खंडित था, उसके टुकड़े हुए थे, उसे एकीकरण करना था। अब बताइए कि एक बार में तो इटली का एकीकरण हो नहीं सकता है, इसीलिए उसे पहले मतलब एक एक करके इटली का एकीकरण मतलब करने का प्रयास किया गया। देखिए पहले पिडमाउंट और सार्डिनिया को एकीकरण किया गया। इस प्रकार धीरे धीरे इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। आगे चलते हैं हम लोग। इटली में 1820 ईस्वी, देखिए इटली में 1820 ईस्वी में कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। यानी कि संवैधानिक सुधार भी तो चाहिए ना भाई, यानी कि संविधान के सुधार के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। अब भाई संवैधानिक अधिकार में अगर कोई बातें अगर गलत होंगी, कोई बातें लोगों के विरुद्ध होंगी, कोई बातें लोगों के अधिकारों को छीनेंगी, तो उसके खिलाफ आंदोलन तो होगा ही। इसीलिए 1820 ईस्वी में कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। अब देखिए 1820 ईस्वी में कार्बोनरी संस्था का गठन हुआ। देखिए 1820 ईस्वी में कार्बोनरी संस्था का गठन हुआ। अब देखिए कार्बोनरी का संबंध किससे है, ऐसे पूछेगा। कार्बोनरी संस्था का स्थापना कब हुआ, 1820 ईस्वी में, ठीक है। संबंध इससे, कार्बोनरी से संबंध किसका था, तो संबंध था मेजनी से। अब देखिए कार्बोनरी कैसी संस्था थी, तो गुप्त संगठन था, ये गुप्त संगठन था, ठीक है, गुप्त। अब देखिए 1830 ईस्वी की क्रांति से इटली अछूता न रहा, यहाँ नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर नागरिक आंदोलन एक 1820 ईस्वी में हुआ। कार्बोनरी का गठन गुप्त संगठन, या गुप्त संगठन था, इसे संबंध मेजनी का था। मतलब कार्बोनरी से किसका संबंध था, तो मेजनी का। ये कार्बोनरी कैसा संस्था था, यानी गुप्त संगठन था, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग। अब आगे अगर चलेंगे तो आगे दिख नहीं रहा होगा, तो आगे हम लोग इस वीडियो को थोड़ा, अब देखिए मेजनी ने इन नागरिक आंदोलनों का उपयोग करके इटली को एकीकृत करना चाहता था। देखिए मेजनी जो था इन सब नागरिक आंदोलनों का उपयोग करके इटली को क्या करना चाहता था, एकीकृत करना चाहता था, ठीक है। लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख द्वारा इन आंदोलनों को दबा दिया गया। देखिए अब इस प्रकार हम लोग अर्थ इसका जानते हैं। अब देखिए मेजनी आया था इटली को एकीकरण करने के लिए, यानी कि मेजनी का यह मानना था इटली को एकीकरण किया जाए। तो एकीकरण करने के लिए उसने बहुत से आंदोलनों का उपयोग करके इटली को एकीकरण करना चाहा,
जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था वो आंदोलनों को, बहुत से आंदोलनों को दबा दिया। कौन? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। जब आंदोलन दबेंगे तो लोग में जागरूकता कम होगी। जब जागरूकता कम होगी तो भाई अब देखिए यहाँ पर जागरूकता कम होगी तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। अब बताइए, देखिए अब आंदोलनों को दबाया गया तो मेटरनिक पर भी तो कुछ प्रभाव पड़ेगा। तो मेटरनिक को क्या करना पड़ा? मेटरनिक को इटली से पलायन करना पड़ा। इस प्रकार इस प्रकार मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। अब देखिए मेटरनिक बहुत ही, आप समझ रहे हैं कि वो प्रतिक्रियावादी था। तो लास्ट में सत्य की ही जीत होती है, लेकिन यहाँ पर मेटरनिक के दबाव पड़ने के द्वारा जब दबाव पड़ा तो मेजनी को भी इस प्रकार मेजनी को भी इटली से पलायन करना पड़ा। तो देखिए मेजनी जी यहाँ पर पलायन कर चुके हैं, फिर मेजनी आएंगे, दोबारा भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मेजनी के बारे में हम लोग पढ़ देते हैं। अब देखिए मेजनी के बारे में पढ़ेंगे। मेजनी के बारे में, यह साहित्यकार गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। देखिए मेजनी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यह साहित्यकार यानी कि साहित्य की रचना करने वाले को साहित्यकार कहते हैं। गणतांत्रिक किसे कहेंगे? तो गणतांत्रिक, हम लोग गणतंत्रता दिवस भी मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। तो गणतंत्रता किसे कहेंगे? तो जो सबको समानता की बात करे, जो सबको समान अधिकार दिलाने की बात करे, उसी को गणतांत्रिक विचारों का समर्थक कहेंगे। तो मेजनी भी सबको समान अधिकार दिलाना चाहता था। लोगों को समानता का अधिकार यानी कि सबको बराबर अधिकार मिले, वो मेजनी चाहता था। तो यह भी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। यह एक सेनापति भी था। आगे देखिए, इसे उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों का ज्ञान नहीं था। अब देखिए राजनीतिक परिस्थितियों का ज्ञान उससे उस समय, मतलब मेजनी को उस समय राजनीतिक परिस्थितियों का ज्ञान नहीं था। अब देखिए उसमें आदर्शवादी गुण अधिक था, व्यवहारिक गुण कम था। आदर्शवादी गुण बोले तो क्या? तो आदर्शवादी गुण की बात करें अगर, तो आदर्शवादी बहुत ही आदर्श वाला व्यक्ति था। जब भाई आदर्श तुम में है, तुम्हें व्यवहारिक गुण भी होना चाहिए। दूसरा कैसे व्यवहार करेगा उसी प्रकार तुमको भी व्यवहार करना है। लेकिन नहीं, मेजनी में इस प्रकार के व्यवहारिक गुण नहीं थे। आगे हम लोग चलेंगे, आगे अगर चलेंगे तो आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे कि 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली की स्थापना की और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। 1831 ईस्वी में क्या किया? यंग इटली। और देखिए 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। किसने किया? मेजनी ने किया। आगे चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक। चलिए तो हम लोग आगे देख रहे थे, तो आगे हम लोग देख रहे थे, तो आगे में हम लोगों ने क्या देखा कि मेजनी ने नई इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। मेजनी ने इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अब देखिए, यह यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। तो जो इटली में मेजनी एकीकरण कर रहा था, तो उससे यूरोपीय अन्य देश भी प्रोत्साहित हो रहे थे, यानी कि प्रसन्न हो रहे थे। तो हमने पीछे में आपको समझाया कि किस प्रकार कोई व्यक्ति देखते हुए, मतलब दूसरे के देखते हुए काम को करता है, यानी कि देखा देखी ये काम होता है दूसरे को देखते हुए। तो इसी प्रकार जब इटली के एकीकरण मेजनी कर रहा था तो उससे अन्य देश भी प्रभावित हो रहे थे, यानी कि देख सकते हैं अन्य देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। यानी कि इटली में एकीकरण होगा तो अन्य देशों में तो एकीकरण होना अनिवार्य ही है। देखिए आगे देखिए, 1848 ईस्वी में जब फ्रांस में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक का अंत हो गया। अब देखिए 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक
मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। 1815 ईस्वी में मेटरनिक आया। 1848 ईस्वी यानी कि 1848 ईस्वी में मई 1848 ईस्वी में मेटरनिक का अंत हो गया, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जब मेटरनिक को ऑस्ट्रिया को छोड़ना पड़ा, मतलब जब मेटरनिक को ऑस्ट्रिया को छोड़ना पड़ा, इटली के राजनीति में फिर से मेजनी का आगमन हुआ। देखिए, जब मेटरनिक को ऑस्ट्रिया को छोड़ना पड़ा, जब ये छोड़ा, कौन, मेटरनिक ऑस्ट्रिया को जब छोड़ा, तो उसके बाद इटली के राजनीति में फिर से मेजनी का आगमन हुआ। यानी कि मेटरनिक का पलायन हुआ और फिर से मेजनी का आगमन हुआ। यानी कि मेजनी हार मानने वाला नहीं है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि इटली से मेजनी को पलायन करना पड़ा, लेकिन देखिए मेजनी कितना राष्ट्रवादी भावना रखता था कि फिर से वो इटली की राजनीति में फिर से उसका आगमन हुआ। देखिए, इटली को मेजनी एकीकरण करना चाहता था, यानी कि इटली को जो मेजनी है एकीकरण करना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक चार्ल्स एल्बर्ट। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक। अब देखिए, सार्डिनिया और पिडमाउंट दो राज्य थे। हम लोग जानते हैं कि सार्डिनिया और पिडमाउंट दो राज्य थे। धीरे धीरे जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो इन दो राज्यों को एकीकरण किया गया, यानी कि सार्डिनिया और पिडमाउंट को प्लस कर दिया गया, जोड़ दिया गया, एक ही बना दिया गया, सार्डिनिया और पिडमाउंट। तो सार्डिनिया और पिडमाउंट का नया शासक कौन बना? चार्ल्स एल्बर्ट बना। ये अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। अब देखिए, विलय मतलब क्या? बर्बादी। यानी कि जो चार्ल्स एल्बर्ट था सभी प्रांतों का अपने नेतृत्व में विलय चाहता था। अब विलय चाहता था यानी कि बर्बादी ही ना चाहता था। अब एक प्रकार देखिए, यहाँ पर बेचारा मेजनी एकीकरण करने के लिए आया है, तो इधर पीछे हम लोग देखें कि कैसे वहाँ पे जो ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था वहाँ के सभी आंदोलनों को दबाया। और देखिए यहाँ पर एक जो सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक चार्ल्स एल्बर्ट बना, तो वो भी अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था, बर्बादी चाहता। देखिए कितने यहाँ पर महान लोग हैं, एक तरफ से बर्बादी करने के लिए आ रहे हैं और एक तरफ से आबादी। तो लास्ट में आबादी होता है राज, यानी कि इटली का एकीकरण होता है। ऐसा नहीं है कि इटली का एकीकरण नहीं होता है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे कि इटली का एकीकरण कब होता है और कैसे होता है। तो ये सब कठिनाइयाँ हो रही हैं, तो इटली का एकीकरण होना अनिवार्य है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, एक तरफ पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था। अब देखिए, एक तरफ इटली को धर्मराज कौन बनाना चाहता था? पोप। तो इटली की राजधानी रोम पर पोप का अधिकार था और वो क्या चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन शासकों के नेतृत्व में नहीं हो। कैसे हो? तो धर्म के दृष्टिकोण से। धर्म, अब बताइए, धर्म के दृष्टिकोण से कोई राज्य या कोई देश का एकीकरण नहीं किया जा सकता है, ये असंभव है। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था और देखिए दूसरी तरफ क्या है, ऑस्ट्रिया के तरफ से फिर इटली के कुछ जगहों पर आक्रमण किया गया। देख सकते हैं, एक तरफ पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था। यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण यहाँ पर कुछ दिखाई दे रही हैं कि चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था, यानी कि बर्बादी चाहता था, और दूसरी तरफ देख सकते हैं एक तरफ पोप इटली को धर्मराज बनाना चाहता था। पोप चाहता था कि इटली को धर्मराज बना दिया जाए। ठीक है, तो देखिए ऑस्ट्रिया के तरफ से, यानी कि ऑस्ट्रिया के तरफ से फिर से इटली के कुछ जगहों पर आक्रमण किया गया। देख सकते हैं। अब देखिए इसके आक्रमण के दौरान क्या क्या हुआ। चार्ल्स एल्बर्ट की हार हुई, जनवादी आंदोलनों को कुचला गया, मेजनी की पुनः हार हुई। अब देखिए, जब ऑस्ट्रिया के तरफ से फिर से इटली के कुछ जगहों पर आक्रमण किया गया और ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक जो था उसका, तो भाई बताइए उसकी हार कब हुई? तो 1848 ईस्वी में उसका हार हो गया। अब देखिए फिर से ऑस्ट्रिया के तरफ से इटली के कुछ जगहों पर आक्रमण किया गया। तो जब आक्रमण किया गया तो आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ। चार्ल्स एल्बर्ट, जो कि सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक था, चार्ल्स एल्बर्ट, उसका हार हुआ, जनवादी आंदोलनों को कुचला गया।
यानी कि जनता के जितने भी आंदोलन थे उनको कुचला गया। आगे देखिए मेजनी की पुनः हार हुई। देखिए मेजनी जी 2 बार हार चुके हैं, लेकिन भाई मेजनी इतने प्रयास किए हैं इटली के एकीकरण करने में, तो उसको भाई तो हम लोग को पढ़ना अनिवार्य है। हार गए तो आगे हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे, आप लोग को दिखाई नहीं दिया होगा कि ऑस्ट्रिया के तरफ से फिर इटली के कुछ जगहों पर आक्रमण किया गया। चार्ल्स एल्बर्ट की हार, जनवादी आंदोलनों को कुचला गया, मेजनी की पुनः हार हुई। आगे देखिए एकीकरण की द्वितीय चरण, यानी कि इटली के एकीकरण के द्वितीय चरण क्या हुआ कि 1848 ईस्वी तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास असफल रहे। अब 1848 ईस्वी तक जितने भी इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किए थे, यानी कि किए गए थे, वो असफल रहे। लेकिन यहाँ इन आंदोलनों के कारण लेकिन यहाँ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आंदोलनों के कारण देखिए हम लोग देख रहे थे, लेकिन यहाँ इन आंदोलनों के कारण जन जागरूकता बढ़ रही थी। अब देखिए 1848 ईस्वी तक इटली के एकीकरण के लिए जितने भी प्रयास किए गए थे वो असफल रहे, लेकिन यहाँ पर इस आंदोलनों के कारण यानी कि जनता में जागरूकता बढ़ रही थी भाई, जागरूकता बढ़ रही थी। राष्ट्रीयता की भावना भी तीव्र हो रही थी, यानी कि राष्ट्रीयता की भावना में भी तेजी से विकास हो रहा था, बढ़ रहा था। देखिए सर्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक कौन बना। अब क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए कि सर्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक कौन बना, तो आप आंसर में टिक लगाइएगा विक्टर एमेनुअल। तो सर्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक विक्टर एमेनुअल, जो कि राष्ट्रवादी विचार का था, राष्ट्रवादी विचारधारा रखता था। क्या था? राष्ट्रवादी विचारधारा वाला था। इसका प्रयास इटली के एकीकरण के देखिए इसका प्रयास इटली के एकीकरण के लिए इसका प्रयास जो है इटली के एकीकरण के लिए जारी रहे, इसके लिए उसने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब देखिए विक्टर एमेनुअल, क्वेश्चन पूछ दे विक्टर एमेनुअल ने किसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो आप लोग आंसर लगाइएगा कि काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कौन? विक्टर एमेनुअल। तो देखिए इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर, ये पार्ट 3 वीडियो था, इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।